नमस्कार, एक्सरे रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजीत श्रीवास्तव है। आज हम कांवड़ पर मचे सियासी कुरुक्षेत्र का एक्सरे करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल 11 जुलाई से इस बार कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन यात्रा से पहले ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर नाम बताने, पहचान उजागर करने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद ने मुजफ्फरनगर की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर देखा। जब तक यह विवाद थमता, पता चला कि एक टी स्टॉल पर भी पहचान को लेकर नया बखेड़ा सामने आ गया। गुप्ता जी के नाम पर गुलफाम का QR कोड स्कैन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार, कांवड़ यात्रा को लेकर दोनों एक्टिव हैं। पुलिस को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और यही वजह है कि इस निर्देश का पालन पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार करा रहे हैं। सब कुछ तय प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन आज कांवड़ रूट पर QR कोड वाला विवाद सामने आ गया। क्या है यह पूरा मामला? एनडीटीवी संवाददाता मोनू सिंह की यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। गोपाल बोल रहा, वो भी गलत बोल रहा। चेक करें, वीर बजरंगी। जो कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक है, जिस कांवड़ यात्रा से कांवड़ियों की अटूट श्रद्धा जुड़ी है, हरिद्वार, जहां कांवड़िए गंगा जल लेने जाते हैं, उसी हरिद्वार से चंद घंटे पहले नाम बताओ पहचान दिखाओ का नया ट्रेलर रिलीज हुआ। पहचान अभियान चला रहे यशवीर महाराज उत्तराखंड जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। कार्यकर्ताओं की पुलिस से खूब बहस हुई। यशवीर महाराज का काफिला रुका, लेकिन पहचान अभियान नहीं। यशवीर महाराज को जहां रोका गया, उससे चंद कदमों के फासले पर गुप्ता जी चाट भंडार था। गुप्ता जी की दुकान पर बारकोड स्कैन हुआ। स्कैन में नाम गुलफाम निकला तो बखेड़ा खड़ा हो गया। एनडीटीवी रिपोर्टर मोनू सिंह उसी गुप्ता चाट भंडार पहुंचे, जहां से बवाल का नया एपिसोड रिलीज हुआ। ये गुप्ता चाट भंडार है। महाराज यशवीर की टीम इसी गुप्ता चाट भंडार पर रुकी और जब यहां पहुंची स्वामी यशवीर महाराज की टीम, तो यहां पर उन्होंने अपना चेकिंग अभियान शुरू किया। हाथों में बोर्ड लेकर भगवान वरा के इस शॉप पर, दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने यहां पहुंचकर जब इस गुप्ता चाट भंडार के यहाँ बारकोड स्कैन किया तो बारकोड किसी गुलफाम के नाम का मिला। पहचान अभियान में जिस स्कैनर से गुप्ता जी की जगह गुलफाम निकला, उसकी असलियत क्या है? क्या गुप्ता चाट भंडार के मालिकों ने पहचान छिपाई? एनडीटीवी रिपोर्टर मोनू सिंह ने उस स्कैनर की सच्चाई भी खंगाली, जिससे विवाद का नया अध्याय जुड़ा। एक बारकोड यहाँ और भी है, उसे भी चेक करने की कोशिश करते हैं किस नाम से बारकोड आ रहा है। देखिए, जब अभी ये बारकोड चेक किया तो ये किसी अशोक कुमार के नाम से आया है। जब बारकोड में अशोक कुमार का नाम है तो स्कैनर से गुलफाम का नाम कैसे निकला? क्या विवाद के बाद बारकोड बदला गया या माजरा कुछ और है? विवाद की जड़ खंगाली तो एक नया एंगल सामने आया। गुप्ता चाट भंडार के मुलाजिमों ने गुलफाम के नाम और यशवीर महाराज के पहचान अभियान के दौरान हुए बवाल के नए राज खोले, जो और चौंकाने वाले हैं। उसने कोई मीडिया आई थी, दोनों उसका स्कैन करा था, दुकान किराए पे दे रखी बराबर वाली जी, उसका स्कैन करके इधर देख रहे हैं करके। वो दुकान अलग है, ये काम अलग है। कौन है वो जिसकी दुकान थी? वो गुलफाम कौन था? गुलफाम अलग काम है यहाँ पे, लेकिन जो पे दुकान ले रखी है। लेकिन जो उसका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, दुकान के यहाँ बोर्ड है, वो सब आपके यहाँ गुप्ता चाट के यहाँ छाप रखा है ना, वहाँ तक के हमने छाप रखा है सारा। अच्छा, वो क्या जो गुलफाम है वो पहले आपके यहाँ काम करता था? वो करीबन 5-6 साल हो गए यहाँ पे छोड़ दिया था उसे। फिर वो कहने लगा मैं क्या करूँ, मैं कहा लाला जी ने अपने वाला काम उसे छोड़ दिया था। कुछ नहीं, बस उसका बारकोड था, उन्होंने स्कैन करा, उस पर गुलफाम नाम आया। जो नाम आया तो नाम तो उन्होंने गुलफाम ही बताया अपना, नाम तो कोई नहीं छुपाया उन्होंने। भाई अब तो है कि नाम चेंज करके बताता हूँ अपने आप। गुप्ता चाट भंडार के कर्मचारियों ने ये तो कबूला कि गुलफाम यहाँ 10 साल पहले काम करता था, लेकिन उसका चाट भंडार से कोई वास्ता नहीं है। गुलफाम की दुकान अलग है और गुप्ता चाट भंडार का कामकाज अलग। अब सवाल ये था कि बवाल के बाद एक्शन में आई पुलिस ने क्या किया। हमारे गुलफाम को ले गई, बस
लाला जी का उन्होंने आधार कार्ड चेक करे फिर छोड़ दिया लाला जी को, जब उनकी पूरी रिपोर्ट। और जो गुलफाम है वो कहाँ है अभी? वो वहीं है मंगलौर थाने में। अच्छा, मंगलौर थाने में गुलफाम को भी बिठाया हुआ है, गुलफाम को नहीं छोड़ा, जो आपके लालाजी गुप्ता जी ने छोड़ दिया। देखिए अभी जो यहाँ के जो कर्मचारी है उनका कहना है कि जो लालाजी थे गुप्ता जी उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन जो गुलफाम है उसको अभी भी मंगलौर थाने में बिठा कर रखा हुआ है। वही बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। बात सिर्फ हरिद्वार की नहीं है। कांवड़ मार्ग पर नाम पहचान वाला विवाद मुजफ्फरनगर में भी गूंज रहा है। विवाद के बावजूद यशवीर महाराज के मिशन को 28 हिंदू संगठनों ने समर्थन दिया है। ये हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर में उन ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में चेकिंग अभियान चला रहे हैं जो कांवड़ मार्ग पर बने हैं। जहाँ हमें मालूम हुआ था कि कुछ विधर्मी अब भी नकाब ओढ़े बैठे हैं, तो उनका चेहरा जो है नकाब हटाने का समय आ गया है। और उस मुहिम के अंतर्गत आज हमने यहाँ NH 58 पर, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश का जो मेन रूट है, उस पर हमारे सभी श्रद्धालु सनातन और 90% हिंदू लोग यात्री यहाँ पे यात्रा करते हैं। तो उसमें हमने आज स्क्रीन बार कोड चेक किए और उनके नाम पते पूछे, उनकी ID चेक की और उनके पूजा स्थान, जो पूजा का स्थान होता है हमारे हिंदू धर्म में, जो भी प्रतिष्ठान है उस पर एक पूजा का स्थान है, सब चीज़ें हमने देखी और पूरा संतुष्टि करने के बाद और हमने सबको चेतावनी भी दी है। हम वहाँ पर गए, जाने के बाद में हमने उनसे आधार कार्ड मांगा। तो सबसे पहले तो जो सनव्वर है उसने अपना नाम सुनील बताया। हमने आधार कार्ड मांगा, उसने कहा कि आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, घर पे है। हमने स्कैनर चेक किए, स्कैनर में उसका सनव्वर आया, आदिल आया और एक जुबेर आया। 3 नाम स्कैनर रखे, तीनों में अलग अलग नाम मुस्लिम नाम आए। तो हमें तभी मालूम हो गया था कि ये संचालक जो है मुसलमान है, बल्कि पंडित जी के नाम से चला रहा है। तो यशवीर महाराज जी के कहे अनुसार हम वहाँ पर उसको 24 घंटे अल्टीमेट दे के आ गए थे कि भाई आप मुसलमान हो, अपना ढाबा अपने नाम से चलाए, पंडित जी के नाम से नहीं। सभी होटलों पे जाके उनको चेक किया जाएगा कि यहाँ पे मुस्लिम का ढाबा चल रहा है या हिंदू का चल रहा है। जो हिंदू के नाम से ढाबे चलाए जा रहे हैं, जो मुस्लिम लोग चला रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा और ये अभियान चलता रहेगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ढाबों और होटलों में घुसकर बार कोड स्कैन कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, ये हकीकत भी NDTV के कैमरे में कैद हुई। बारकोड स्कैन करने को देखिए, बारकोड स्कैन किया, क्या नाम आया इस पे? इसमें आ गया प्रद्युमन। प्रद्युमन नाम आ गया। तो प्रद्युमन के नाम से हिंदू आदमी है, प्रद्युमन भगत जी के नाम से वहाँ पे हमने देख लिया, बोर्ड भी लगा हुआ है। इस तरह से हम उसकी जांच पहचान कर लें, नाम पूछ लें, आदमी देख लिया कड़ा हुआ है। अगर कोई मुस्लिम मिल जाए तो फिर उससे किस तरह से? तो मुस्लिम है, मुस्लिम अपने नाम से चलाओ, मुस्लिम लिखो, उसमें अपना नाम लिख दो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ही है। भाई हमारी भावनाओं को ठेस ना बुझावे। पहचान अभियान दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर चला। नारों और जयकारों के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग टीमें बनाकर होटलों और ढाबों पर पहुंचे। डर तो जब होगा जब हम कुछ गलत कर रहे होंगे। गलत कुछ भी नहीं है। ये भारत माता मात्र एक धरती का टुकड़ा नहीं है, हमारी माँ है। जो यदि कर्म विधर्मी है, यदि वो चाह रहे हैं कि हमारे नाम से चलाएं तो धर्म वापसी कर लें, हम उनका स्वागत है सनातन धर्म में। पहचान अभियान के तहत कांवड़ रूट के एक एक ढाबे को खंगाला गया, नाम पूछा गया। QR कोड को स्कैन करके ये तसल्ली की गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। NDTV इंडिया के लिए मोनू सिंह की रिपोर्ट। राज्य सरकार के जिस ऑर्डर का जिक्र अभी आपने सुना, उसकी डिटेल्स भी जान लीजिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर करते हैं। महंत होने के नाते उनका कांवड़ से गहरा लगाव भी है। हालांकि जहां तक नाम पहचान का सवाल है, तो योगी सरकार ने खाद्य और औषधि सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। वो कौन कौन से निर्देश हैं, यह आपको जानना चाहिए। दरअसल सभी जिलों को यह आदेश दिया गया है कि कांवड़ रूट पर दुकान और ढाबों के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फूड सेफ्टी बोर्ड दुकानों पर लगा हो। भोजन की क्वालिटी पर पूरी तरह से दुकानदार फोकस करें,
सिर्फ इतना ही नहीं, पंडालों में बांटे जाने वाले भोजन की भी पूरी तरह से जांच हो ताकि शुद्ध खाना लोगों को मिले। कांवड़ रूट पर मांस अंडा बेचने पर प्रतिबंध है, बल्कि कुछ उस एरिया में मेडिकल स्टोर्स के पास जरूरी दवाएं मौजूद होनी चाहिए और ये दवाएं जरूरत पड़ने पर लोगों को मिले। लेकिन बड़ी बात और अहम बात यह है, इसमें नशीली और जो नींद की दवा है उसको लेकर के खासतौर पर यह कहा गया है कि डॉक्टर के सलाह पर ही, डॉक्टर के पर्चे पर ही ये दवाएं आपको उपलब्ध हो पाएंगी। इमरजेंसी में कांवड़ियों को ब्लड मुहैया हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और अगर जरूरत पड़े तो वहां पर तुरंत उनको प्राथमिकता दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। पंजीकरण के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से इसका पूरा पंजीकरण भी होगा। क्यूआर कोड के माध्यम से लोगों की पहचान की जाएगी, इसकी भी पूरी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षाकर्मी भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले साल भी इसी तरह के ऑर्डर जारी किए गए थे। कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया। हालांकि ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगी। अब एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले नया ऑर्डर आया तो सियासत की डिलीवरी भी होने में वक्त नहीं लगा। हिंदू धर्म की सबसे पौराणिक तीर्थ यात्रा कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तैयारियां हो रही हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन कांवड़ रूट पर नाम बताओ पहचान दिखाओ वाला विवाद सियासत का केंद्र बिंदु बन गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? मुजफ्फरनगर में पैंट उतरवाने का मामला हो या फिर गुप्ता टी स्टॉल पर गुलफाम का क्यूआर कोड, बात निकली तो सीधा रूल ऑफ लॉ तक पहुंची। नेता कहते हैं धर्म नहीं पूछना चाहिए, सरकार कहती है कांवड़ यात्रा की शुचिता बरकरार रहनी चाहिए। ये सरकार कभी कुछ जांच के बहाने हिंदू मुसलमान और अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। कांवड़ियों के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, उनके लिए पवित्र स्थान, उनके खाने पीने से लेकर के ठहरने का जो इंतजाम करना चाहिए था। जहां ये बड़े बड़े कॉरिडोरों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं कांवड़िया यात्रा के लिए भी इनको कॉरिडोर बना करके उन्हें सुरक्षित रास्ता देना चाहिए था। आतंकी की भाषा बोलना उत्तर प्रदेश में किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी तो जो पहली कैबिनेट का पहला एजेंडा इनका था, उत्तर प्रदेश में जो बम धमाके आतंकवादियों द्वारा किए गए थे, जिसमें बड़ी लोगों की जानें गई थी, संपत्ति को क्षति पहुंची थी, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने का काम टेररिस्ट ने किया था। उनके मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहली कैबिनेट में पहले एजेंडे में किया। मैंने आपकी बात मान ली पाठक जी। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती कौन दे रहा है, आतंकवादियों को कौन समर्थक है, ये प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांवड़ की यात्रा शुरू होने से पहले सियासत की बारिश का ये ट्रेलर भर है। कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट दिखाने के मामले में कई किरदारों की एंट्री हुई, लेकिन पुलिस का सिस्टम अलर्ट है। गाजियाबाद पुलिस तकनीक के जरिए भी कांवड़ रूट पर नजर रखेगी। पुलिस के मुताबिक मुरादनगर वाले रूट पर निगरानी रहेगी। यहाँ कदराबाद और कावड़ मार्ग से आने वाले कांवड़िये इकट्ठा होते हैं। दूधेश्वरनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कांवड़ मार्ग पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा करीब 1500 सीसीटीवी से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। देखिए, विस्तृत हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बनाया है और इस बार पूरी कोशिश है कि हम लोग शांति व्यवस्था कुशलतापूर्वक जो है इस कांवड़ यात्रा को हम लोग संपादित करें। इसके संदर्भ में हम लोगों ने लगभग 1000 जो है बैरियर लगाए हैं, प्लस 700 हमारे जो है ट्रैफिक कर्मी विभिन्न पॉइंटों पर लगे हुए हैं। सबके द्वारा होमवर्क भी किया जा रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है। अभी कल जो हम लोगों ने दिल्ली बॉर्डर में जो IG रैंक अधिकारी थे और नोएडा, बागपत, हापुड़ सभी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लगातार हम लोग शेयर करेंगे। कहीं भी जो है डाइवर्जन प्लान को जो है फेल नहीं होने देना है।
पुलिस अब शासन प्रशासन के निर्देशों को अमल में लाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। संवेदनशील पॉइंट्स पर खास निगरानी रहेगी। इसके साथ साथ पीस कमेटी के लोगों से भी अपील की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 19 जुलाई से 23 जुलाई यानी शिवरात्रि तक आम यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। मेरठ के काशी टोल प्लाजा से लेकर गाजियाबाद के यूपी गेट तक कुल 56 किलोमीटर के हिस्से पर यह पाबंदी लागू रहेगी। इस रूट पर भारी वाहनों का प्रवेश 11 जुलाई से ही प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं 19 जुलाई से कारों और अन्य हल्के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। गाजियाबाद ही नहीं, नोएडा, मुरादाबाद, जौनपुर और दिल्ली तक में पुलिस मुस्तैद है। और इनके लिए जो रूट निर्धारित किया गया है वो पश्चिम विहार से होते हुए जो महामाया से कालिंदी कुंज जाने वाला रोड है उसके एक फ्लैंक को निर्धारित करके सिर्फ कांवड़ियों के लिए उसको रिजर्व किया जाता है और वहां से इनको क्रॉस कराया जाता है। इसी प्रकार NH-24 से जो कांवड़िया आते हैं वो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से हमारे जनपद में गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करते हैं। बुलंदशहर जाने वाले दादरी वाले रोड को उपयोग करते हैं, उस पर भारी संख्या में कांवड़िया होते हैं, इसलिए उसका भी एक फ्लैंक रिजर्व किया जाता है। इस बार हमने जो विशेष प्रबंध किए हैं ताकि एक तो कैंप की लोकेशन की उसका असेसमेंट बहुत ठीक हो, बिल्कुल रोड हेड पर ना हो, खासकर ट्रैफिक जंक्शंस जहां रेड लाइट या मेजर ट्रैफिक जंक्शन है वहां ना हो, ताकि कांवड़िया के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरा, चैनलाइजर पर फोकस किया गया है कि एक डेडिकेटेड पाथवे चलने के लिए उनको एक अलग से रोड मिल सके, एक पाथवे मिल सके। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगले करीब 20 दिनों तक कांवड़ रूट पर सिस्टम की तैयारियों का टेस्ट होना है। खासकर कांवड़ रूट पर दुकानदारों को लेकर पहचान वाला विशेष अभियान चलेगा। इसी अभियान पर सियासी तापमान चढ़ गया। सांसद हो या मौलाना, सवालों की बौछार जारी है। जाति के आधार पर उनको अपमानित करना, मैं समझता हूँ कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कोई भी धार्मिक आयोजन है उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। तो जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। किसी का जिस तरह से किसी की जाति पूछना अपराध है, उसी तरह से किसी का धर्म पूछना भी अपराध है। अब सवाल इस बात का है कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में ये घिनौना काम करने की कोशिश की। ये आतंकवाद है या नहीं, ये सरकार को तय करना चाहिए। सियासत के तीर इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी से पैंट उतरवाकर उसकी पहचान पूछी गई। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी किया, लेकिन विपक्षी दल के नेता सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार का मिशन क्लियर है। कांवड़ को लेकर किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो धर्म के कथित ठेकेदार हों या फिर कांवड़ की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले। इसीलिए कुछ और निर्देश भी ध्यान से देखने की जरूरत है। वो निर्देश कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए हैं। डीजे वाहन की ऊंचाई और चौड़ाई तय कर दी गई है। 12 फीट से ऊंचा और 14 फीट से चौड़ा डीजे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डीजे संचालकों में प्रतिस्पर्धा न हो कि कौन ज्यादा तेज बजा रहा है, कौन स्लो बजा रहा है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि भड़काऊ और अश्लील गानों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और समय भी तय कर दिया गया है। समय है रात के 11 बजे। रात के 11 बजे के बाद डीजे पर पाबंदी है। साथ ही यात्रा मार्ग पर जो पूरी यात्रा है कांवड़ की, उस पर किसी तरीके से मांस की बिक्री नहीं होगी। और दुकान संचालकों को लेकर भी निर्देश है। निर्देश यह है कि दुकान संचालक नेम प्लेट लगाएंगे, ये जरूरी है। और इसीलिए ये सारे आदेश भी दिए गए ताकि लोगों को असुविधा बिल्कुल भी ना हो। दरअसल ये सारे नियम इसलिए हैं क्योंकि राज्य सरकार कांवड़ यात्रा को बिना किसी विवाद के संपन्न कराना चाहती है। लेकिन जिन बातों का जिक्र आपने शुरुआत में सुना, जिस मुजफ्फरनगर की घटना पर सियासत के शोले भड़के, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सावन के समय आपने जो झंडे वगैरह तारीख 28 जून, जगह थी यूपी का मुजफ्फरनगर। स्वामी यशवीर महाराज के पहचान अभियान का आगाज हुआ। मिशन का फर्स्ट टारगेट मुजफ्फरनगर का ये पंडित वैष्णो ढाबा बना। वो ढाबा जो अपनी सादगी, शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए फेमस है। ढाबे पर स्वामी यशवीर की टीम ने चेकिंग की।
कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा। कांवड़ रूट पर बवाल का पहला बीज फूटा। आखिर उस रोज ढाबा हुआ। एनडीटीवी रिपोर्टर अंकित त्यागी ने विवाद की जड़ें खंगाली। मुजफ्फरनगर में मैं इस वक्त पंडित जी वैष्णो ढाबा पे खड़ा हूं, जो इस बार फिर से एक बार इस ढाबे से जो विवाद शुरू हुआ है उसने कई सारे प्रश्न लोगों के सामने रख दिए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस पंडित जी वैष्णो ढाबा जो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय अपने आप को बताता है और यहाँ पर पूरी रेट लिस्ट उसकी लगी हुई है, उस भोजनालय पर स्वामी यशवीर महाराज जो एक अपने आप को साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक अपना संगठन चलाते हैं। उस संगठन के लोगों ने स्वयंभू सोचा कि उनका काम है जाकर हर ढाबे पर चेक करना कि इस ढाबे पर हिंदू चला रहे हैं या मुसलमान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर आपको याद है इस तरीके के उन्माद के लिए पहले भी इस तरीके की टेंशन जो है मुजफ्फरनगर में रही हैं। ऐसे में खुद को इस तरीके से लेकर आना, और एक वीडियो जब वायरल होता है कि उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, एक जो वेटर है उससे उसका नाम पूछते हैं और जब उन्हें कुछ शक होता है तो उसको खींचते हुए अंदर ले जा रहे हैं और बाद में वो लड़का बाहर आके बोलता है कि उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की गई उसका धर्म जानने के लिए। वो अपना नाम गोपाल बताता है शायद डर में, और उसके बाद पता चलता है कि वो गोपाल नहीं, वो एक मुस्लिम शख्स है। उसको लेकर ज़बरदस्त विवाद होता है और विवाद के बाद कहा जाता है कि ये जो स्वयंभू इस तरह के रक्षा दल हैं ये जगह जगह ढाबों पर जाकर खुद चेकिंग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये चेकिंग करने का जो हक है ये इनको दिया किसने? कांवड़ रूट की राह में विवाद के कांटे बिछे तो बात दूर तक गई। सवाल उठे, यशवीर सेना को चेकिंग का अधिकार किसने दिया? ना वो शासन है, ना प्रशासन है और ना सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे माननीय। ढाबा जब हिंदू महिला के नाम पर चल रहा था तो फिर उसमें गलत क्या था? ये जो ढाबा है ये दीक्षा शर्मा जो कि एक हिंदू महिला हैं वो चलाती हैं। उन्होंने इसका नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा रखा है और यहाँ पर उन्होंने जो मुस्लिम स्टाफ है उस मुस्लिम स्टाफ को यहाँ पर ये चलाने के लिए दिया था। तो क्या अब इस देश के अंदर कोई हिंदू किसी मुसलमान को स्टाफ नहीं रख सकता? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जब यहाँ पर किसी भी तरीके का नॉनवेज नहीं परोसा जाता तो फिर उससे परेशानी किस बात की है? कुल मिलाकर इस विवाद से दो तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक, ये जो काम है शुद्धता भी अगर चेक करनी है, किसी खाना कितना अच्छा है या नहीं है। जाहिर सी बात है कांवड़ जो लोग लेके आ रहे हैं वो एक धार्मिक यात्रा में हैं और उनको शुद्धता से खाना भोजन मिलना चाहिए, लेकिन शुद्धता चेक करने का काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का है, स्वास्थ्य विभाग का है, खाद्य विभाग का है और लोकल यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका है, सरकार का है। तो फिर इन स्वयंभू ये जो दल हैं इनको किसने ये हक दिया कि वो इस तरीके से आके यहाँ पर ढाबा ओनर्स को परेशान करें? और दूसरी अहम बात, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इसी तरीके के फैसले को स्टे लगाते हुए बात बिल्कुल स्पष्ट कही थी कि किसी भी ढाबा का जो मालिक हैं या ईटरी के मालिक हैं उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपना नाम बताएं। लेकिन स्वामी यशवीर के कार्यकर्ताओं ने ढाबा कर्मचारियों को पहचान उजागर के लिए बाध्य किया। आरोप बदसलूकी और मारपीट के लगे। अब सवाल है कि जब ढाबा मालिक हिंदू है तो कर्मचारी को पहचान क्यों छिपानी पड़ी? उस रोज हुआ क्या था? इसी ढाबे पे काम करते हैं? जी सर, मेरा मैनेजमेंट है सर। मेरा अभी 2 दिन से मेरे पे चार्ज आया है। अच्छा। हाँ जी, मैं नया मैनेजमेंट है सर। पुराना में क्या हुआ है क्या नहीं है, स्टाफ रख रखा था। 2 स्टाफ रखे थे जो गाड़ी रोकते थे, सनवर। एक गोपाल है जिसका नाम तो जुम्मुल है, वो भी यहाँ पे कार्य करता था। उनका क्या काम था? गाड़ी रोकने का काम? गाड़ी रोकना या फिर बर्तनों की सफाई कर ली, झाड़ू वगैरह लगा दी। हाँ। खाना खिलाने के लिए सर्विस थी। एक अनीता जी थी, हाँ। लेडीज। एक सुमन है, ये बैठी है लेडीज, सामने बैठी है, ये सफाई वफाई करते, खाना वाना खिलाती है। हाँ। हमने जो है सारा स्टाफ चेंज कर दिया। कुकिंग स्टाफ आपका सारा हिंदू था? कुकिंग स्टाफ जो है हिंदू था जी। हाँ। और वो लड़के अपना काम करते थे जो भी? जी जी जी। तो अब आप लोगों का ढाबा तब से बंद पड़ा हुआ है? सर हमने कल अपने आप ही परेशान होकर के बंद कर दिया है सर। तो अब नुकसान हो रहा होगा आप लोगों को? नुकसान क्या है सर, 3 दिन से जो है 2000-2500 रुपये का सामान आता है राशन का। हाँ। वो सुबह बनाते हैं जो शाम तक बिक जाता है। हाँ। उसमें हमारी भी दिहाड़ी निकल जाती है, मालिक का भी निकल जाता है, बिजली का भी निकल जाता है। हाँ। अब 3 दिन से कुछ नहीं हो रहा है सर। हाँ। अपना ऐसे सुबह राशन लाते हैं, अपना जो है ख़राब हो जाता है, कुछ डंगरों को घेर देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। तो वो लोग जो आ गए थे उसके बाद वो आइडेंटिटी चेक कर रहे थे, तो ये सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने कि तुमको किसने हक दिया ये सब पूछने का? सर एक बात सुनिए, कोई अगर बाहर का आता है, जैसे कि आपका जो फ्रूट वाले आ रहे हैं, ठीक है, जायज़ है, वो चेकिंग कर रहे हैं।
या कोई एसओजी वाले आ रहे हैं, कोई गलत रेट नहीं ले रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आम आदमी को किसने अधिकार दे दिया कि ना आप जाके आईडी चेक करिए? या आईडी के एक बात सुनिए सर, धर्म के नाम पर क्या गोली चल रही है धर्म पूछ करके? यहाँ धर्म पूछने के लिए नंगा करा जा रहा है। आम आदमी को अगर नंगा कर रहे हैं तो उसमें अधिकार किसने दिया? हिंदू मुसलमान तो हर जगह काम करेंगे, ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों को नौकरी से निकाल दें। मुसलमान हिंदू के पास काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के पास कर रहे हैं, ज्वाइंटेड होता है, ऐसा नहीं है। और ये अगर मान ले चलो सपोज करो 1% अगर स्टाफ मोमडन स्टाफ भी रख लिया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीट पक रहा है कुछ पक रहा है। शुद्ध शाकाहारी भोजन है, आप चेक कर सकते हैं किचन में जाकर के, कोई भी सामान ऐसा नहीं मिलेगा। बल्कि कावड़ में हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि लहसुन प्याज 3 साल से हम यहाँ काम करते हैं, पहले जो चले गए थे हम बीच में, कावड़ लहसुन का और प्याज का बिल्कुल यूज नहीं होता है। लहसुन प्याज भी नहीं करते आप? जी, खाली टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं और कावड़ियों को उसी में खाना बना कर छोंक कर देते हैं। पहचान अभियान के अंगारों से बवाल की भट्टी धधकी, लेकिन ढाबों के चूल्हे ठंडे रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर पंडित ढाबे के कर्मचारी तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल क्यों बताया? एनडीटीवी पर तजम्मुल ने उस डर की वजह बताई जिसने उसे तजम्मुल से गोपाल बनने पर मजबूर किया। क्या नाम आपका? तजम्मुल। तजम्मुल। उस समय गोपाल क्यों बताया था अपना नाम? उन्होंने रखो डर के मारो। डर के मारो? किसने कहा था आपको ये नाम रखने के लिए? उन्होंने रखवा था पंडित जी का। पंडित जी जो होटल पे काम करते थे? नहीं, शर्मा जी है। शर्मा जी, दीक्षा शर्मा। ठीक है, क्यों रखवाया था? उन्होंने होटल चलाने के लिए अपना। अच्छा, और क्या क्या करवाया था आपसे? मेरी पैक तारीख हुई थी वहाँ से। अच्छा, होटल में जो हिंदू संगठन के लोग आए थे? तिलक डाले आए थे। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी हुई थी वहाँ पे? जी। तो आपका असली नाम तजम्मुल है। आप बता रहे थे आपको कलावा पहनवाएगा, हाथ कड़ा भी पहना? कड़ा जबरदस्ती तो पहना उन्होंने कड़ा। स्वामी यशवीर की टीम का नजरिया अपनी जगह, लेकिन पहचान अभियान में होटल ढाबे बंद कराने का हक स्वामी को किसने दिया? आदेश ये है कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। 2024 में एक आदेश आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को बाध्य नहीं कर सकते अपना नाम लिखने के लिए। तो पहले तो ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने मान लीजिए ऐसा कोई आदेश निकाला तो सरकार ने आपको फोन करके कहा कि आप चेक कीजिए जाके। देखो, मैं आपको बता दूं भाई साहब, यो शहर सुनो, मैं आपको बता दूं, यो हमारा मुजफ्फरनगर ऐसा शहर है, यहाँ पे जब करोड़ों भोले वक्त गुजरते हैं तो उसमें हम लोगों का दायित्व बैठता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट या सरकार न्यायिक जितने में बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ इतने करोड़ों भोले भक्त यहाँ से गुजरते हैं, उसमें अगर जरा सी भी कोई घटना घट गई तो प्रशासन को व्यवस्था बनाने में बड़ा समय लग जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है ये सब करना। जिम्मेदारी प्रशासन की है, पर एक आम नागरिक होने के नाते, एक यहाँ का स्थायी हिंदू संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज बैठता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोग। संगठन आपका सरकार में आता है क्या? सरकार में नहीं आता भाई साहब, मैं तो फिर भारत के किस नागरिक के ऊपर किसको ये अधिकार है कि आप, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए फिर बताइएगा। भारत के कौन से नागरिक के पास ये अधिकार है कि आप इस तरीके से जाएं और लोगों से पूछें कि दिखाइए? बताइए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं कहाँ खाऊंगा, क्या खाऊंगा, ये मेरा अपना मौलिक अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहाँ पे खाना खा रहा हूँ वो किस समुदाय का है, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। मैं नहीं चाहूंगा। आप खाना खाने आए हो? नहीं, मैं खाना खाने नहीं आया हूँ। जैसे आपका मौलिक अधिकार है, इनका भी मौलिक अधिकार है, इनके भी मौलिक अधिकार है, काम करना भी इनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इनको कोई जरूरत नहीं नाम लिखने की। आप तो खाना खाने आए नहीं हो। एक मिनट रुक जाइए, आप नहीं खाना खाने आए ना, तो आप जगह जगह जाके क्यों पूछ रहे हो लोगों? मैं बताता हूँ, हमारे हर वर्ष पवित्र सावन महीना आता है और देश के कोने कोने से पवित्र गंगा जल लेकर कावड़ी हमारे मुजफ्फरनगर से होते हुए निकलते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप यकीन मानना, क्योंकि कावड़िया जो पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पवित्रता भंग ना हो, उनकी स्वच्छता भंग। वो आके खुद देखेंगे ना, जैसे आपने। एक मिनट रुक जाइए, क्यों नहीं देखेंगे भाई? क्यों नहीं? एक मिनट, आपको ये जिम्मेदारी किसने दी? किसके बिहाफ? हम जिम्मेदार नागरिक हैं और हम जागरूक हैं। हम कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों के सहयोगी भी हैं। और शासन प्रशासन ने कहीं नहीं कहा कि आपको ये जाके करना है, या शासन ने कहा आपको? मैं कहता, हम क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा? मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। भैया, जिम्मेदार नागरिक का काम ये नहीं है कि वो दुकानों पर जाके पूछता फिरे। जिम्मेदार नागरिक, अगर आप जिम्मेदार नागरिक हो, आप यहाँ खाना खाने आए हो, तब भी एक बार मान लेंगे, पूछ लें। आपको ये हक किसने दिया कि आप लोगों से आधार कार्ड मांगो, पानी? क्यों? एनडीटीवी रिपोर्टर अंकित त्यागी ने जब ये सवाल स्वामी यशवीर से पूछे तो वो भड़क उठे। करना। वैसे ही नोट करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में सावन का महीना आते ही कांवड़ यात्रा पर सियासी जाम लगना शुरू हो जाता है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में रही है, यह भी आपको जानना चाहिए।
बात सबसे पहले करते हैं 2020 की। 2020 में कोविड-19 महामारी की वजह से कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा था, जिसे लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यात्रा रद्द कर दी गई। अब बात 2022 की। 2022 में यात्रा के दौरान मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर विवाद हुआ। विपक्ष ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव बताया, जबकि सरकार ने इसे कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का कदम करार दिया। अब बात 2023 की। 2023 में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और यात्रा रूट पर विशेष सुविधाओं को लेकर सवाल उठे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। बात अब 2024 की करते हैं। 2024 में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 2024 में कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने का आदेश सबसे बड़ा विवाद बना। मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ यह नियम पूरे प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अंतरिम रोक लगा दी थी। उसके बाद अब 2025 में भी नेम प्लेट विवाद ने फिर से जोर पकड़ा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के लिए नाम और लाइसेंस दिखाने और बताने का नियम बनाया, तो विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। लगातार कांवड़ तो ये कहती है और कांवड़ पर सियासत होती रहती, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगातार कांवड़ लेकर चलते हैं और कांवड़ पर सियासत भी होती है। वो तो कांवड़ यात्रा के लिए हर साल तैयारी करते हैं, टोलियां बनाते हैं और अपने आराध्य पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं। हालांकि इस यात्रा को लेकर कई नियमों का पालन भी करना होता है। क्या है ये नियम, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे साल भक्तों को इस पल का बेसब्री से इंतजार रहता है। कोई मन्नत के लिए तो कोई शिव को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलता है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, जल अर्पित करना, ये कठिन तपस्या से कम नहीं, लेकिन इस तपस्या यानी कांवड़ को लेकर कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। कांवड़ यात्रा से एक दिन पहले ही अनुशासन से बंधना शुरू हो जाता है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता बरकरार रखनी होती है। घृणा या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावना त्यागनी पड़ती है। मांस, लहसुन, प्याज, शराब, सिगरेट या किसी भी दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान सख्त वर्जित है। इसे शिव भक्ति के विपरीत माना जाता है। पवित्र गंगा जल से भरी कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर लौटते वक्त किसी भक्त को आराम करना हो तो कांवड़ को पेड़ की डाल पर लटकाना चाहिए या फिर पंडाल के पास बने स्टैंड पर लटकाना होगा। कहीं अगर गलती से भी कांवड़ जमीन को छू जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है और तीर्थ यात्री को ताजा जल एकत्र करके फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जब भक्त यात्रा पर निकलते हैं तो उनमें से ज्यादातर कांवड़ियां केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं, जो त्याग, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। यह वेशभूषा उन्हें भगवान शिव और तीर्थ यात्रा के सार से आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है। अब सवाल है कि कांवड़ यात्रा कितने तरीके से पूरी हो सकती है। सामान्य कांवड़ में भक्त अपनी जरूरत के हिसाब से रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। डाक कांवड़ में कांवड़िए गंगा जल के स्रोत से लेकर शिव मंदिर तक लगातार बिना रुके यात्रा करते हैं। वो अक्सर टोलियों में चलते हैं और कभी तेज चलते हैं तो कभी दौड़कर यात्रा पूरी करते हैं। दंडवत कांवड़ तीर्थ यात्रा का सबसे कठिन रूप है, जिसमें तीर्थ यात्री पूरे रास्ते को लेटकर अपने शरीर की लंबाई से मार्ग को मापते हुए यात्रा तय करता है। आमतौर पर दंडवत कांवड़ को पूरा होने में 1 महीने या उससे भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। ये यात्रा वो कांवड़िए करते हैं जो भोले बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं या फिर मन्नत पूरी होने पर जल लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि कांवड़ यात्रा व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धि की तरफ ले जाता है, पाप का निवारण है और आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। कहा तो यह भी गया है कि इस यात्रा से व्यक्ति के जीवन में सरलता का भाव पैदा होता है। इसलिए जब सावन का महीना आता है तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।
भगवा वस्त्रों में कंधे पर कांवड़ लिए बम बम भोले का जयकारा लगाते लाखों शिव भक्त सड़कों पर दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई और सनातन का पहला कांवड़िया कौन था? कांवड़ यात्रा का पौराणिक इतिहास क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तैयारियां पूरी हैं। भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए आतुर हैं। किसी भी कठिन परीक्षा से गुजरेंगे, गंगा जल लाएंगे, शिव पर अर्पित करेंगे, कांवड़ यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन आस्था का ये ज्वार समय के कालखंड से भी परे दिखता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास कई मान्यताओं के साथ प्राचीन कालखंडों और पौराणिक कथाओं को समेटे नजर आता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम पहले कांवड़िया थे। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उन्होंने सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल इकट्ठा किया और फिर इस जल को उत्तर प्रदेश के बागपत में मौजूद पुरा महादेव ले गए। विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा परंपरा की शुरुआत हुई, जो अभी तक जारी है। कांवड़ यात्रा के उद्गम को लेकर एक और प्रमुख कथा है। इसके लिए समुद्र मंथन की तरफ चलना होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद जब स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा, तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया तो हलाहल नाम का विष निकला। संसार को बचाने के लिए शिवजी ने विष को गले में धारण किया, लेकिन विष की वजह से उन्हें पीड़ा हो रही थी। तब देवी देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। माना जाता है इसी के बाद से भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों में एक और कथा का जिक्र है और ये रावण से जुड़ी है। रावण शिवजी का परम भक्त था। क्षीर सागर के मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष धारण किया तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए रावण ने भी उनकी आराधना की। वो कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव पहुंचा और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि इससे शिव हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त हुए और कांवड़ की परंपरा प्रारंभ हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में भी कांवड़ की शुरुआत की कहानी बताई जाती है। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराने ले गए थे। वापस आते वक्त उन्होंने अपने कांवड़ में गंगा जल भरा। कई लोग इसे कांवड़ की शुरुआत मानते हैं। कुछ पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया। उससे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया।